तुम लोगों को भी यही लगता होगा कि कल जो टीम इंडिया मैच हारी वो लास्ट में जब सिराज की विकेट गिरी, वो जो अनएक्सपेक्टेड विकेट गिरी थी उसकी वजह से टीम इंडिया हारी। तुम लोगों का यही सोच होगा और सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड चल रहा है। सब जगह सिर्फ मोहम्मद सिराज की जो विकेट गिरी उसको दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई मैच टीम इंडिया यहां पर हारी। लेकिन एक और जो सीक्रेट है जो आप सब लोगों से छुपाया जा रहा है, दरअसल टीम इंडिया जब सिराज आउट हुए वहां मैच हारी ही नहीं थी। टीम इंडिया इस मैच को बहुत पहले ही हार चुकी थी। बहुत पहले कहां हारी थी वो भी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर तुम्हें लोगों को लग रहा है कि टीम इंडिया मैच सिराज जब आउट हुए इंडिया का लास्ट विकेट गिरा उस पॉइंट पर हारी है, तो तुम लोग बेसिकली बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि आप लोग गलत सोच रहे हो। टीम इंडिया इस मैच को बहुत पहले ही हार चुकी थी। तो हे गाइस, आप लोग सभी लोगों का स्वागत है क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में। और अब तक हम कई सारे क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस वीडियो बना चुके हैं और कई बार आईपीएल में दमदार प्रेडिक्शन भी दे चुके हैं, जहां पर कई सारी प्रेडिक्शन हमारी ठीक भी गई हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के मैच के बारे में। मैच हो चुका है, टीम इंडिया उस मैच को हार चुकी है। कप्तान ने भी अपना बयान दे दिया है कि हम हार गए, कोई बात नहीं, अब दोबारा से वापसी करेंगे। कोच ने भी बयान दे दिया है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से वापसी करेंगे। लेकिन ये कोई बात वाला कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आता, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई कोई बात कैसे नहीं है, बिना बात के कुछ होता नहीं है। कुछ ना कुछ बात हुई जब टीम इंडिया इस मैच को हारी। वैसे तो क्रिकेट का खेल है और खेल में कुछ भी जायज है, लेकिन ऐसा कैसे जायज है भाई? एक बार को हम हारा हुआ मैच हार जाते, चलो चलता है, चलो हारा हुआ थे, लेकिन जीते हुए मैच को हारना बहुत बड़ी बात होती है। वो इंग्लैंड वाले यार ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे कि वो कोई वर्ल्ड कप जीत गए हो। बेन स्टोक की तुमने सेलिब्रेशन देखा था? देखा होगा तुम लोगों ने बेन स्टोक का सेलिब्रेशन। तो वो सेलिब्रेशन थोड़ा मेरे को पता नहीं, तो उसी का हम थोड़ा सा यहाँ पर डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं कि भाई कहाँ पर टीम इंडिया पर वो चूकें हो गई जिसकी वजह से मैच हार गए। जो कि हमारे कप्तान रुक्को साहब बता रहे हैं कि ये जो मैच थे हम लास्ट बॉल पर हारे जब सिराज का विकेट गिरा। असल में ऐसा नहीं था, मैच हम बहुत पहले हार चुके थे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल हमारे ओपनर साहब से। तो मेरे का हिसाब से देखा जाए, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, तुम लोगों का कोई जो भी ओपिनियन हो वो तुम लोगों का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई देखो, जायसवाल ने जिस गेंद पर शॉट मारा ना, उस शॉट पर अगर तुम लोग भी गली क्रिकेट खेलोगे ना तो तुम भी शायद मेरे हिसाब से उस बॉल पर शॉट मारने की नहीं सोचोगे, ठीक है। वो शॉट ही गलत था, शॉट गलत था। कैसे गलत था वो भी मैं तुमको बताता हूँ। जब बॉल बाउंस करके जोफ्रा आर्चर ने तुम्हारी यहां डाली है, इस लेवल पर डाली है, और तुम उस लेवल पर शॉट को खेलते हो, अब सोच रहे हो, अब तुम ही अंदाजा लगा सकते हो, तुम्हारी गली क्रिकेट में अगर कोई बॉलर तुम्हें गेंद डाले और वो बॉल ना तुम्हारी यहाँ चेस्ट पर आए, चेस्ट से भी ऊपर, और इस एरिया में आए जहां पर तुम्हारे शोल्डर नीचे रह जाए और बॉल का जो पॉइंट ऑफ मतलब जंप है वो तुम्हारे शोल्डर से ऊपर निकल जाए, उस पॉइंट पर तुम लोग क्या करोगे? प्लीज बॉल को छोड़ दोगे। लेकिन जायसवाल साहब ये नहीं करते। जायसवाल साहब एक नया शॉट लेकर आते हैं, उस पर शॉट मारते हैं। अब सब लोगों को मालूम है जब बॉल शोल्डर से ऊपर है और उसमें अगर आप बल्ला चलाओगे भी तो एक मिसलीड शॉट ही निकलेगा, और वही हुआ। जायसवाल के बल्ले से एक मिसलीड शॉट निकला जो कि बॉल को हाइट दे देता है, बहुत ऊंची हाइट पर गई थी और फिर वो कीपर द्वारा इजीली पकड़ ली भी जाती है। तो यहां पर मुझे ये जो जेस्चर था यशस्वी जायसवाल का वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब उस बॉल को क्या छेड़ने की जरूरत थी? मुझे मालूम है प्रेशर है, 192 रन बना, मतलब वो जो रन थे जो बनाए थे इंग्लैंड ने 192 ही थे, वो बनाने हैं। चलो मानते हैं प्रेशर है, तेज खेलना है, लेकिन इतना भी क्या यार, गलत बॉलों पर तुम शॉट मारो। तो सबसे यहाँ पर हम जायसवाल की इस गलती को कोई ऐसा नहीं बताएंगे कि अनजाने में हो गई। भाई अनजाने में गलती नहीं है, ये गलती है। तुम्हें मालूम है कि बॉल कहां पर आ रही हो, तुमको उसको क्या करना है। इतना टेस्ट क्रिकेट तुम खेल चुके हो भाई, कोई नया क्रिकेट नहीं खेल रहा। और सबको मालूम होता है कि हाइट पर आई हुई बॉलों को लीव करना होता है, और यह लीव होती है बॉल इजीली, यहाँ पर जायसवाल बचते और ये जो रन चेस था वो भी सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि भाई लास्ट में 22 रन से हारे थे, कोई बड़ा यहाँ पर हार नहीं थी। 22 रन बहुत छोटे रन होते हैं और इजीली मुझे लगता है जायसवाल के बल्ले से भी वो 3-4-5 रन निकल ही जाते। एक तो ये पॉइंट था, ये जायसवाल का जो विकेट गिरा था एक बहुत ही नादानी भरा शॉट खेलने पर, ये हार का सबसे बड़ा एक पॉइंट था। इसको तुम लोगों को नोटिस करना पड़ेगा। जायसवाल को ऐसे शॉट नहीं खेलने चाहिए उस कंडीशन में जहां मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज में फंसा हो, ठीक। दूसरा सबसे भाई मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हूँ करुण नायर का विकेट को लेकर। तुम लोगों ने देखा यार, तुम लोग नीचे देखो, वीडियो तुम्हारे नीचे चल ही रहा होगा, बगल में चल रहा होगा, देखो उसमें यार करुण नायर कैसे आउट हुआ। बंदा फुल शॉट खेलने की पोजीशन में है, पोजीशन में आ चुका है, बॉल आई है, कार्ड्स ने कराई है और बंदा खेलने के लिए निकल भी चुका है, उसे स्टेपिंग कर भी चुका है, लेकिन एट द एंड वो चीज नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। बल्ला नीचे आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, वो हवा में ही रह गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है करुण नायर थोड़े से कंफ्यूज आ गए, यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि मुझे बल्ला लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। वो कुछ और समझ रहे थे शॉट को और बॉल कुछ अलग और आ गई, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम बॉल को और देखोगे और करुण नायर के बल्ले को देखोगे तो यहाँ पर अगर करुण नायर शॉट को कंप्लीट कर भी लेते, अगर कर लेते तो मेरा मानना यह था कि शायद करुण नायर यहाँ पर आउट ना होते।
ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोगों का ओपिनियन है, मुझे तुम लोग शेयर करोगे जब मालूम चलोगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ करुण नायर अगर आउट नहीं होता, अगर करुण नायर इस शॉट को कंप्लीट करता, क्योंकि अगर बल्ला नीचे आता तो हो सकता था कि वो जो बॉल अंदर आई थी और जिस तरीके का यहाँ पर पोजीशन थी करुण नायर की, जिस तरीके से वीडियो में लग भी रही है, तो उससे लग रहा है कि भाई बॉल और बल्ले का कनेक्शन हो सकता था। मैं ये भी श्योर नहीं कह सकता करुण नायर बची जाती, लेकिन अंतिम उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो बल्ला हवा में ही रह गया और बॉल जाके सीधे पैड में पड़ी। हो सकता था कि वहां पर बल्ला टच हो जाता और शायद करुण नायर इस तरीके से तो आउट नहीं होते जिस तरीके से इस मैच में हुए। तो ये बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए था और ये आउट ना मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक भी बना है। ये आउट देखकर मैं मतलब बहुत ज्यादा चौंका, मतलब ये कैसा आउट है भाई? आप पूरी तरीके से पोजीशन में हो, सब कुछ हो, आपने मन भी बना लिया और एट द एंड जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो तुमने उस शॉट को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये करुण नायर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, मेरा मानना ये है। और फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि करुण नायर ये एक मैच नहीं था, इससे बहुत पहले भी ज्यादा मौके मिल चुके। करुण नायर वो नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि उन्हें करना चाहिए था। यहाँ पर उन्हें यहाँ पर आना भाई रहना चाहिए था, सिंसियरली खेलना चाहिए था और एक थोड़ी सी लंबी पारी खेलकर जानी चाहिए थी इस स्टेज में, लेकिन करुण नायर वहां पर फ्लॉप रहे। फिर बात करते हैं यहाँ पर आकाशदीप की। मेरे को ये नहीं समझ में आया मैनेजमेंट ने आकाशदीप को इतना ऊपर प्रमोट क्यों किया। इससे बढ़िया तुम नीतीश कुमार रेड्डी को प्रमोट कर देते। आकाशदीप को प्रमोट करना ना मेरे हजम नहीं हुआ। लोग मानते होंगे कि भाई ऑलराउंडर, चलो ऊपर जल्दी बल्लेबाजी आ रही है तो थोड़ा सा मतलब गैप मिलेगा यहाँ पर। ऋषभ पंत की वजह से मे भी शायद ये सोचा हो इन लोगों ने कि थोड़ा सा यहाँ पर रख लेते हैं तो ऋषभ पंत को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन यार ये ना तुम लोगों ने भेजकर पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया यार। नीतीश कुमार रेड्डी को तुम लोग ऊपर भेजते तो मे भी कुछ सिस्टम बन सकता था। नीतीश कुमार रेड्डी आईपीएल में अभी उसी नंबर पर बल्लेबाजी करता है तो वहां पर शायद में भी चल जाता, लेकिन उस पर भेजा गया आकाशदीप को, जहां पर आकाशदीप बहुत जल्दी आउट हो गए। अपर ऑर्डर था तो यहाँ पर ना टीम इंडिया का ये जो डिसीजन था मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा और ये शायद डिसीजन था टीम इंडिया का हार का कारण बना। क्योंकि जब आप ऊपर जल्दी भेज देते हो किसी बॉलर को तो वो थोड़ा सा दिखता है, आपको इनसिक्योरिटी दिखाता है, आपका माइंडसेट को शो कर देता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको डर था तभी से हार, मतलब कहीं ना कहीं जो हार का डर है वो आपके जहन में सभी से बैठ जाता है। तो वो भले ही इन्होंने ऋषभ पंत के लिए किया, वो ऋषभ पंत थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आएंगे तो कुछ और बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो जो डिसीजन था मेरे हिसाब से गलत था। आप एक बल्लेबाज को प्रमोट कर सकते थे, नीतीश कुमार रेड्डी को प्रमोट किया जा सकता था, लेकिन आकाशदीप को प्रमोट किया। तो ये मेरी थोड़ी समझ से परे था। अब बहुत सारे लोग गिल को भी यहाँ पर टारगेट बना रहे हैं, तो देखो गिल का यहाँ पर टारगेट बनाना मुझे थोड़ा यहाँ पर गलत लगता है। गिल के लिए जो बॉल आई थी, जो डाली गई थी, वो एक थोड़ा क्रूशियल बॉल था और उस पर मेरे हिसाब से अच्छे खासे बल्लेबाज भी आउट हो जाते, तो वो थोड़ा था। और वहां पर गिल ने एटलीस्ट करुण नायर की तरह तो नहीं किया, बल्ला चलाया था, गिल ने वहां पर पूरी कोशिश करी थी। तो गिल को मैं यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में यहाँ पर गिल इस लिस्ट में नहीं आते, जिन्होंने जानबूझकर गलती, मतलब जानबूझकर या फिर ऐसी गलतियां की हो जिसकी वजह से मैच टीम इंडिया हारी। ठीक है, गिल जो है अपनी पिछली पारियों में भी काफी दमदार बल्लेबाजी करते हुए आए हैं। यहाँ पर नहीं बना सिस्टम, वो थोड़ी गेंद ऐसी क्रूशियल थी जो कि गिल अच्छा खासा, गिल की जगह और भी कोई बल्लेबाज होता तो मे भी आउट ही होता। ठीक है, और फिर वो डीआरएस भी लिया गया था लास्ट टाइम, यहाँ पर गिल ने डीआरएस भी लिया, लेकिन करुण नायर का तो यार ओपन था। ठीक है, वहां डीआरएस लेने का कोई चांस ही नहीं था, बल्ला ही नहीं चला था, कंप्लीट ही नहीं हुआ था शॉट। तो गिल का यहाँ पर मैं नहीं मानता कि गिल यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किया जाए। आकाशदीप की मैंने ऊपर बात करी कि आकाशदीप को प्रमोट करना ऊपर वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। 5वें दिन इंग्लैंड के बॉलर जब ग्राउंड पर उतरे तो पता नहीं यार इंग्लैंड वालों ने कौन सा ग्लूकोज पिला के भेजा। भाई साहब, जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग क्या कतई जहर बॉलिंग थी। ये बंदा यार थोड़ा आईपीएल में बॉलिंग कर लेता तो हमारी टीम बाहर नहीं होती, लेकिन उस फिलहाल उस रोने धोने को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, इस बंदे ने वो गेंदबाजी करी है भाई, तोड़ नहीं था बल्लेबाजों पर। क्या आउट किया ऋषभ पंत को, मैं तो देखते ही रह गया यार। ऋषभ पंत का आउट तुम लोगों ने देखा होगा, ऋषभ पंत भी उस बॉल को जज नहीं कर पाए ढंग से। वो बॉल बल्ले, ऋषभ पंत के पैर, हर जगह से निकल गई और विकेट्स को जाकर मतलब फिट कर दिया। एक अलग ही गेंदबाजी थी भाई। तो वो ऋषभ पंत का जानबूझ के मतलब वो बोलते ना आउट था, नहीं, वो गेंद ही कुछ अजीब टाइप की थी जिसे ऋषभ पंत समझ नहीं पाए। वो गेंद थोड़ी अलग टाइप की थी। और गेंद को एक साथ छोड़ो, सबसे बड़ी कमी थी वहां पर ऋषभ पंत का जो निचला बॉटम हैंड था। वो तुम लोगों ने मैच में देखा, उस शॉट में भी तुमने देखा होगा, जब ऋषभ पंत की विकेट गिरी तो ऋषभ पंत अपने बॉटम हैंड को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब चोट थी यार उसमें, तो उसको बार बार बचाने की कोशिश में जितना पोटेंशियल के साथ ऋषभ पंत खेलना चाहते थे वो पोटेंशियल के साथ खेल नहीं पा रहे थे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका हाथ था, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा इंजरी आ जाए तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है। तो उनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो उनका हैंड था, बॉटम हैंड। उसको बचाने के चक्कर में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे थे, और उसी चक्कर में मेरे हिसाब से जो जोफ्रा ने गेंदबाजी भी कराई वो भी थोड़ी एक सही टफ और लाइन थी। तो ये दोनों समस्याएं एक साथ यहाँ पर ऑकर हो गई यहाँ पर ऋषभ पंत के लिए, जिस वजह से ऋषभ पंत का वो जो विकेट था वो यहाँ पर इंग्लैंड वालों को मिल गया। अब बात करते हैं बेन स्टोक्स की। भाई इस बंदे ने क्या कमाल की गेंदबाजी करी, और तो कप्तानी के साथ साथ बंदे ने ये सोच रखा था कि मैच भी मैं ही जिता के जाऊंगा। इतनी सॉलिड गेंदबाजी। देखा वो राहुल को कैसे आउट किया, केएल राहुल भी काफी अंदर आई बॉल, केएल राहुल कहां तक बचाते भाई उस गेंद को, काफी अंदर बॉल आई थी। उसके बाद डीआरएस का भी उपयोग किया, केएल राहुल ने बोला कि भाई बैट लगा है, लेकिन फिर बैट लगा नहीं था।
DRS में पता किया गया तो बैट नहीं लगा था, संपर्क नहीं हुआ था। और फिर फाइनली जो मेन टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी थी, जिस पर सब कुछ टिका हुआ था, सब लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि केएल राहुल इस मैच को जिताएंगे, उसका भी विकेट वैन स्टोक ने निकाल लिया था। कप्तान ने विकेट निकाला। तो इंग्लैंड यहां पर काफी ज्यादा डोमिनेटिव खेल रही थी। बात करते हैं माइंड अप्रोच की, तो यहाँ पर टीम इंडिया का थोड़ा सा माइंड अप्रोच था, वो थोड़ा डरा डरा टाइप का था। मतलब टेंशन थी यहाँ पर कि मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन इंग्लैंड ऐसे एंजॉय कर रही थी। इंग्लैंड डोमिनेशन हावी होकर टीम इंडिया पर खेल रही थी। हालांकि ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, इंग्लैंड को भी मालूम है कि 192 बचाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से बन जाते हैं। लेकिन उनका जो डोमिनेशन था, जो माइंड ऑफ सेट था, वो थोड़ा अलग था टीम इंडिया के परस्पेक्टिव में देखा जाए। और टीम इंडिया का तो वैसे भी मोरल गिर रहा था भाई, लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। और जब डे 5 की शुरुआत हुई तो वहां तो लगातार ही विकेट गिरने लग गए। पहले ऋषभ पंत, फिर केएल राहुल, देन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वो विकेट एक लाइन में गिरते गए, जिसके बाद से प्रेशर बनना लाजमी था। और एक एक विकेट को हम यहाँ पर देखेंगे तो ज्यादा बहुत बड़ी चीज रहेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर इंग्लैंड ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी। वो उस माइंड के साथ खेले जिस माइंड के साथ टीम इंडिया नहीं खेली इस मैच में। डोमिनेशन, इंग्लैंड डोमिनेट कर चुका था माइंड लेवल पर भी और गेम पर भी। तो ये था। फिर लास्ट में आते हैं सिराज। अब भाई आप लास्ट में जब सिराज खेल रहे हैं तो जब किस्मत ही तुम्हारा साथ नहीं रही तो फिर क्या कर सकते हैं। सबसे मोस्ट अनलक्की आउट यहाँ पर इस मैच में था सिराज का आउट जो था। मतलब बल्ले से लगी बॉल फिर भी जाके वो स्टंप्स में जाके लग गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बॉल बड़ी ही स्लो टाइप में लगी दिख रहा था जैसे कि, लेकिन उसके बाद भी जो ऊपर किल्ली होती है वो भी नीचे आके टपक गई। कई बार होता है स्टंप्स में बॉल लग जाती है तो भाई कुछ होता नहीं है, लेकिन वो भाई किल्ली भी यहाँ पर नीचे आके गिर गई, तो बहुत ही अनलक्कीएस्ट आउट था। हालांकि मैं तो मतलब पहले लग चुका था कि मैच हम इसको मुश्किल जीतेंगे, लेकिन जडेजा थे क्रीज पर, सबको एक बिलीव था कि भाई ये बंदा जब तक क्रीज पर रहेगा मैच जिता कर लेगा। तो वो बिलीव नहीं चला। वो कहते हैं ना, लास्ट मैंने आपको शुरुआत में कहावत बताई थी कि 2 कहावत बहुत ज्यादा फेमस है, कोशिश कितनी भी लाख की जाए लेकिन होता वही है जो उसने चाहा होता है। तो कुल मिलाकर ये जो मैच था वो टीम इंडिया के हाथ में नहीं था। इस वजह से यहाँ पर ना तो टीम इंडिया को भाग्य का साथ मिला और ना ही बल्लेबाजों का साथ मिला। और गेंदबाजी तो जैसे करी थी टीम इंडिया ने की थी, गेंदबाजी में कोई भी कमी नहीं थी। तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ और ज्यादा करना था। टीम इंडिया की गेंदबाजी बिल्कुल ठीक ठाक थी, सही थी, लेकिन कमी रही बल्लेबाजी में। कुछ ऐसे आउट हुए जो कि होने नहीं चाहिए थे और कुछ ऐसे आउट हुए जिनका आप कुछ कह नहीं सकते, जैसे कि करुण नायर वाला आउट। तो देखते हैं करुण नायर को आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें से आप लोगों को सबसे ज्यादा क्रूशियल आउट कौन सा लगा, मतलब आपको इस मैच में सबसे ज्यादा क्रूशियल विकेट किसका लगा, वो आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, ऐसी ही एनालिसिस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।